हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वेक्टर स्पेस की छठी क्लास है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जो वेक्टर्स का इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन किया था और जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था उसके लिए हमने वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाला था और हमने देखा था कि किस तरीके से हम किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। उस पर बेस्ड हमने आप लोग को एक क्वेश्चन भी दिया था जो कि सिमिलर ट्रायंगल की सहायता से हल होना था। आई होप आप लोगों ने उसे कर लिया होगा। आज हम लोग देखेंगे सदिश राशियों का वियोजन, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज को हम, चूंकि हमारे पास दो तरीके के प्लेन हैं, एक हम 2 डायमेंशनल प्लेन हम लोग पढ़ते हैं और आप लोगों में फर्स्ट ईयर में इंट्रोड्यूस हुए होंगे 3 डायमेंशनल प्लेन से, जहां पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थी हमारी। तो सबसे पहले हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे 2 डायमेंशनल प्लेन में और उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर को हम किस तरीके से 3 डायमेंशनल प्लेन में रिजोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर वेक्टर्स हमको 2 डायमेंशनल प्लेन में रिजोल्व करना है या वियोजित करना है सदिशों को, तो हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2 केस हैं। पहला, गिवन डायरेक्शंस आर नॉट परपेंडिकुलर। चूंकि वेक्टर है तो कोई प्लेन है, किसी प्लेन में हमको करना है और जिन दिशाओं में हमको वेक्टर्स को वियोजित करना है या उनको रिजोल्व करना है वो परपेंडिकुलर नहीं है। जो नॉर्मल प्लेन या यूक्लिडियन प्लेन जो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पढ़ते हैं उसकी क्या खासियत होती है कि उसमें जो गिवन एक्सिसेस होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन आप केस 1 जैसा कि यहाँ पर फिगर ड्रॉ है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो डायरेक्शन है, 2 डायरेक्शन है, OX और OY, तो ये डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो पहला केस हमारा यही है कि जब दी हुई दिशाएं एक दूसरे के लंबवत नहीं होती है तब हम किस तरीके से सदिशों को वियोजित कर सकते हैं। यानी कि जब when given directions are not perpendicular, then how can we resolve the vectors in the given directions। हमारा जो गिवन वेक्टर है वो R वेक्टर है, PQ वेक्टर, जिसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, R वेक्टर के बराबर है। आप फिगर में देख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि आपको अपने कोर्स में या इंटरमीडिएट में आप जितने भी वेक्टर्स पढ़ेंगे, जब तक स्पेशली मेंशन ना किया जाए, वो फ्री वेक्टर्स होंगे। PQ वेक्टर को उठाकर हमें यहाँ शिफ्टिंग से मतलब होता है कि हमको उसके सेम मैग्नीट्यूड का और पैरेलल इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमारा इक्वल वेक्टर भी रिवाइज होगा। 2 वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर ये पैरेलल वेक्टर प्लस इक्वल वेक्टर है। देखिए PQ, अब हमने PQ को उठा करके OB के समानांतर रख दिया है, जिससे PQ द्वारा जो ये X एक्सिस है, जो एंगल बन रहा है, ताकि वो सेम, अगर हम यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम कर लेते हैं तो PQ अगर इस लाइन के समानांतर यहाँ एक लाइन खींचते हैं तो जो एंगल बनाता है करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, हिंदी में संगत कोण। आपको मालूम होगा जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एंगल बराबर होगा और यहाँ पर अगर हम एक इमेजिनरी लाइन एज्यूम करते हैं तो बचा हुआ एंगल भी इसको अगर हम अल्फा मान लेते हैं तो ये अल्फा के बराबर होगा। अब हमने इस लाइन को इधर शिफ्ट कर दिया, यानी कि PQ इज पैरेलल टू OB। चूंकि हमको OB वेक्टर का रिजोल्यूशन निकालना है, उसके वियोजित भागों को निकालना है OX की दिशा में और OY की दिशा में। अब यहाँ पर PQ इज पैरेलल टू OB and also PQ is equal to OB। यहाँ पर आप देख सकते हैं PQ OB के पैरेलल है, मैंने जैसा बताया, क्योंकि हमारा एजम्पशन है, ये हमने किया है, उसको शिफ्ट किया, उसके पैरेलल एक नई लाइन ड्रॉ करी है, तो PQ जो है OB के बराबर होगा और वो किसके बराबर होगा, R वेक्टर के बराबर होगा। अब हमें B से OY के पैरेलल, चूंकि OY की दिशा में वियोजित करना, OX की दिशा में वियोजन हमको हमारा मिल चुका है, OY की दिशा में हम OY से समानांतर होती हुई लाइन खींचेंगे जो AB के बराबर है। तो अब आप देख सकते हैं अगर ये पार्ट हमारा OA A के बराबर है,
ए बी हमारा बी वेक्टर के बराबर है, तो ओ बी यानी कि आर वेक्टर हमारा ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। यानी कि ओ एक्स की दिशा में जो वियोजन है क्षैतिज दिशा में वो वेक्टर ए के बराबर है, और जो ऊर्ध्वाधर यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इसका वियोजन है, ऊर्ध्वाधर नहीं है, गिवन डायरेक्शन यानी कि जो ओ वाई है, फिर आपको वी वेक्टर के बराबर मिल रहा है, क्योंकि जो आपका ए बी है वो पैरेलल टू ओ वाई है। यहाँ से हम इसको मिला लेंगे और ये दूरी मेजर करने के बाद हमारी वी वेक्टर के बराबर आई है, और ये किसके बराबर है, ए वेक्टर के बराबर। तो आर वेक्टर को हम ए वेक्टर यानी ओ ए यानी आर है आपका ओ बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर को हम ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख सकते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। ओ बी वेक्टर है आपका आर वेक्टर के बराबर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इस तरीके से हमने देखा, जब हमें किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है दो गिवन डायरेक्शन और वो जो डायरेक्शन हमको दी गई है वो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम दिए हुए सदिश को या वेक्टर को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। नेक्स्ट केस 2 हमारा है व्हेन गिवन डायरेक्शंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि सिंपली हमको एक यूक्लिडियन प्लेन में दिए हुए वेक्टर को वियोजित करना है, रिजॉल्व करना है। तो दो डायरेक्शन, एक आपका पहला हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ओ बी आप देख रहे हैं, ये हमारा गिवन वेक्टर है जो आर वेक्टर के बराबर है। तो इसका जो रिजोल्यूशन है अलोंग ओ एक्स और ओ वाई वो क्या होगा। सबसे पहले हम ओ ए के अलोंग एक यूनिट वेक्टर, हमेशा ये आपका यूनिवर्सल है, आप इसको जान लीजिए। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हमेशा हम आई कैप से दिखाते हैं। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हमेशा हम जे कैप से दिखाते हैं। और जेड एक्सिस जो कि 3 डायमेंशनल प्लेन है, हम आगे पढ़ेंगे, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम के कैप से दिखाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल नोटेशन है। कहीं भी आई कैप आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग ओ एक्स, उस एक्स यानी कि क्षैतिज दिशा में, और कहीं पे जे कैप आता है दिस मीन्स की ओ वाई के अलोंग यानी वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और सिमिलरली अगर के कैप आता है तो वो जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर होगा। तो यहाँ पर अब आप ये देख लीजिए, मान लीजिए कि ओ ए का जो मैग्नीट्यूड है आपका वो ए के बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर ए के बराबर है, और आई कैप जो है वो आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग ओ एक्स। तो आप बी से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं एक्स एक्सिस पर, और वो हमारा जो पॉइंट है यानी कि जो नीचे पॉइंट जिस पॉइंट पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को वो ए है। अगर हम मान लेते हैं कि ओ से ए की दूरी ए के बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, और अगर हम उसको ओ ए को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वो ओ ए वेक्टर के बराबर होता है। तो और आई वेक्टर जो है वो ओ एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर की परिभाषा हमने आपको बताई होगी कि अगर सपोज दैट ए कैप इज एनी यूनिट वेक्टर अलोंग द गिवन वेक्टर ए वेक्टर, देन ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। यानी कि अगर आई कैप ओ एक्स के अलोंग या ओ के अलोंग आपका यूनिट वेक्टर है, और ओ ए की दूरी इसकी क्या है, अब हमको चूंकि ओ ए का निकालना है तो सिर्फ हम ओ ए तक कंसीडर करेंगे। ओ ए को हमने ए के बराबर माना है, और अगर हम उसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो वो ए वेक्टर के बराबर होता है। देन ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए। ए वेक्टर की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर आपका सिंपली ए के बराबर होगा और आई के, और ए जो है ए वेक्टर किसके बराबर है आपका ओ ए वेक्टर के बराबर। तो ओ ए वेक्टर आपका हो जाएगा ए इंटू आई कैप। यहाँ पर हमने लिखा है, ये आपको बता दिया कि किस तरीके से ओ ए वेक्टर ए आई वेक्टर के बराबर ए आई कैप के बराबर आता है। सिमिलरली आपका ए बी क्या हो जाएगा, जब हम बी से ए से बी की दूरी आपकी बी है, आप मेजर कर लेंगे, आपको निकालने का तरीका मालूम है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है 10th में भी और 11th में भी। तो ए बी वेक्टर का अगर मॉड्यूलस वैल्यू हम देखते हैं तो सिंपली बी के बराबर होता है, यानी कि ए बी की जो दूरी है
वो b के बराबर है, और जब हम ए बी वेक्टर का मान निकालते हैं तो जो जे कैप है वो ओ वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है, और जिसकी वैल्यू यानी कि ए बी वेक्टर की वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी, b इंटू जे वेक्टर। अब आर वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आपका ओ बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आपकी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। ओ ए वेक्टर हमने निकाला है वो ए आई के बराबर है, और ए बी वेक्टर किसके बराबर है, बी जे कैप के बराबर है, और ओ बी की वैल्यू है आर वेक्टर। तो ये है हमारा रिजोल्यूशन। एक्स एक्सिस के अलोंग आपका ए आई हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलोंग आपका बी जे कैप हो जाएगा, और आर वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैप एंड जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो ये हमारा आर वेक्टर हो गया। अब हमें दूरी निकालना मालूम है, चूंकि ये एक पाइथागोरियन ट्रायंगल है, हमें ओबी की वैल्यू निकालनी है। ओबी की वैल्यू यानी कि मॉडुलस वैल्यू, ओबी जब हम सिंपली विदाउट वेक्टर फॉर्म बताते हैं तो ओबी जो हो गया वो आपका मॉडुलस ऑफ आर के बराबर हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ आर होने के बाद ये किसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम निकालते हैं एक्स एक्सिस पर x2 माइनस x1, चूंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए पॉइंट A के वो a0 और इसका 0b, देन ये आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सिंपली चूंकि ये वहां पर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम पढ़ते हैं तो वेक्टर से उसका कोई रिलेशन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि हम वेक्टर्स में पढ़ रहे हैं तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब हमको अगर किसी वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजॉल्व किया गया है, अगर दो यूक्लिडियन प्लेन है, एक्स वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो यानी ऑब्वियसली दो पार्ट में रिजॉल्व किया गया होगा। आई वेक्टर एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आई कैप होगा, और ओ वाई के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो आपका जे कैप होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो आई का कोफिशिएंट है यानी एक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट ए है, और जो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट बी है। तो जब हम आर वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं या दिया हुआ वेक्टर जिसको हमको दी हुई दिशाओं में वियोजित करना है, रिजॉल्व करना है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम वेक्टर फॉर्म में कोई हमको रिजॉल्व करके ऑलरेडी दिया हुआ है कोई भी वेक्टर और वो आई और जे के कॉम्बिनेशन में, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है, तो उसका जो मॉडुलस वैल्यू होगी वो कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होगी। फॉर्मूला सेम है, लेकिन चूंकि वेक्टर फॉर्म में ये कन्वर्ट होने की वजह से थोड़ा सा हमारा लिखने का तरीका बदल गया है। बाकी सेम चीज है, जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑलरेडी आपको अगर वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में दिया हुआ है आई और जे के फॉर्म में, तो आपको अगर मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो इसमें हमें आपको बतानी है वो ये है कि अगर वेक्टर्स को ऐसे हम जब तक हमें डायरेक्शंस ना दी हुई हो, असंख्य यानी कि इनफाइनाइट डायरेक्शंस में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसके द्वारा किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच में आप कितने रियल नंबर्स ज्ञात कर सकते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। तो जो ये दिया हुआ वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग जितना भी जो भी थीटा बनाएगा वो भी इनफाइनाइट हो सकता है, और ये थीटा ही बेस्ड रहता है यानी कि कितने पर एंगल, क्योंकि जैसे जैसे हम एंगल चेंज करते जाएंगे रिजॉल्व पार्ट की जो मॉडुलस वैल्यू है वो चेंज होती जाएगी, यानी कि जिसका वेक्टर फॉर्म में भी जो उसकी वैल्यूज होंगी वो चेंज होती जाएंगी। तो अगर डायरेक्शन ना दिया हुआ हो तो किसी भी वेक्टर को हम इनफाइनाइट डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायरेक्शन दिया हुआ हो कि हमको इसी दिशा में इसको वियोजित करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट मतलब एक ही तरीके से वियोजित किया जा सकता है। तो आई होप आप लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी समझ गए होंगे इन 2 डायमेंशनल प्लेन। कल हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज को 3 डायमेंशनल प्लेन में पढ़ेंगे। तो कल तक के लिए इसे आप रिवाइज करिए पूरा वेक्टर,
और फिर कल हम लोग, तो आप लोग थोड़ा सा 3 डायमेंशनल जो प्लेन होता है या किस तरीके से वर्क करता है, कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज होते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस में, जो कि आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। ऑक्टेंट में क्या वैल्यू होती है, कौन से ऑक्टेंट में कौन सा एक्सिस पॉजिटिव रहता है, उसे आप लोग अच्छे से देख के आइएगा, तो आपको और अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तब तक आप लोग इसे अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।